जहां एक तरफ मालदीव बड़ी जल्दी पलटा है, जानेंगे मालदीव ने क्या किया है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के ऊपर अब फ्रांस का एक्शन हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांस में अगले महीने होने वाले हथियारों की प्रदर्शनी में इजरायली कंपनियों के शामिल होने पर बैन लगा दिया गया है। इजराइल ने इसकी निंदा की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने रविवार को कहा है कि वे राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक कदम उठाएंगे। विदेश मंत्री काट्ज ने कहा कि बहिष्कार एक लोकतंत्र विरोधी कदम है, खासकर ऐसा देश जो आपका सहयोगी है, वहां इसे किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि काट्ज ने ये नहीं बताया कि वह फ्रांसीसी सरकार के खिलाफ क्या कदम उठाने जा रहे हैं। फ्रांस में 4 से 7 नवंबर के बीच नेवल डिफेंस फेयर हो रहा है। इसके आयोजक यूरोनेवल सैलून ने कहा है कि इजरायली कंपनियों को बैन करने का फैसला सरकार का है, वे सिर्फ पालन कर रहे हैं। हालांकि इजराइल के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले सकते हैं। फ्रांस के इस फैसले की इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मैक्रोन सरकार का ये फैसला अपमानजनक है। 6 महीने बाद दूसरी बार इजरायली कंपनियों की एंट्री पर रोक लगाई है फ्रांस ने पिछले 6 महीने में दूसरी बार इजरायली कंपनियों को डिफेंस फेयर में शामिल होने से रोका है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने इससे पहले जून में ऐसा किया था। तब मैक्रोन ने इजराइल से गाजा में सीज फायर की अपील की थी, लेकिन नेतन्याहू ने इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद फ्रांस ने यह कदम उठाया था। एक इजरायली अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इजराइल से बताया कि फ्रांस के इस फैसले से 7 इजरायली कंपनियों पर असर पड़ा है। नेतन्याहू सरकार इस मुद्दे को फ्रांसीसी अदालत में ले जा सकती है। वहां पर मैक्रोन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया जा सकता है। इस महीने के शुरुआत में लेबनान में लड़ाई को लेकर फ्रांस और इजराइल के बीच मतभेद बढ़ गए थे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि फ्रांस अगर हमारा साथ नहीं भी दे तो भी हम ये जंग जीत सकते हैं। नेतन्याहू ने क्या कहा था? क्या ईरान, हिजबुल्लाह, हुती, हमास पर हथियार प्रतिबंध लगा रहे हैं? नहीं, वे एक साथ हैं। ऐसे समय में जब इजराइल ईरान के नेतृत्व वाली ताकतों से लड़ रहा है, सभी सभ्य देशों को इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। फिर भी राष्ट्रपति मैक्रोन और कुछ अन्य पश्चिमी नेता अब इजराइल को हथियार देने पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें शर्म आना चाहिए। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 5 अक्टूबर को कहा था कि इजराइल को गाजा में नेतन्याहू के बयान के बाद मैक्रोन के ऑफिस ने सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि फ्रांस इजराइल का पक्का दोस्त है। अगर ईरान या उसके समर्थक ने हमला किया तो फ्रांस हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। मैक्रोन इससे पहले इजराइल पर दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के सैनिकों पर गोलीबारी करने के लिए इजराइल की आलोचना कर चुके हैं। लेबनान में यूनिफिल के 10,000 सैनिक तैनात हैं। इसमें फ्रांस के 700 सैनिक हैं। इजराइल अब यहाँ पर एक अलग मोड में नजर आ रहा है। हालांकि फ्रांस ने इजराइल को इस बात के लिए भी डांट लगाई थी कि शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें बनाया किसने है। तुम्हें बनाया यूएन नहीं है और आज तुम यूएन के ही खिलाफ चल रहे हो। खैर, अब इसका क्या असर होता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, पर फिलहाल के लिए यहाँ पर फ्रांस और इजराइल के बीच में दूरियां बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें मालदीव की, तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने कैबिनेट की सिफारिश पर भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को शुरू करने का फैसला लिया है। मोहम्मद मुइज़ू ने रविवार को मालदीव में यूपीआई को शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। मुइज़ू के फैसले की जानकारी देते हुए मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था में बेहतरी आने की उम्मीद है। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ने, वित्तीय लेन देन में दक्षता, डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति मुइज़ू ने मालदीव में यूपीआई शुरू करने के लिए एक कंसोर्टियम गठित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने मालदीव के बैंकों, दूरसंचार कंपनियों, राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों, फिनटेक कंपनियों को इस कंसोर्टियम में शामिल किए जाने का
का सुझाव भी दिया है। मोहम्मद मुइज़ू ने ट्रेडनेट मालदीव को कंसोर्टियम की लीडिंग एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है। और आपको बता दूं, इस साल अगस्त में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के मालदीव दौरे के दौरान यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। मालदीव में डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और मालदीव के आर्थिक विकास व्यापार मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते के तहत मालदीव में भी लोग भारत की तरह यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। मोहम्मद मुइज़ू के मालदीव में भारत के यूपीआई को पेश करने के निर्णय की घोषणा से पहले देश का राष्ट्रीय बैंक ऑफ मालदीव भी एक अहम ऐलान भारत को लेकर कर चुका है। BMLN ने इसी महीने 7 अक्टूबर को घोषणा की थी कि उसके ATM और POS मशीनों में अब भारत के रुपे कार्ड को भी स्वीकार किया जाएगा। मालदीव सरकार का ये फैसला भारत के साथ सहयोग पर मोहम्मद मुइज़ू के बदले रुख को भी दिखाता है। मोहम्मद मुइज़ू ने बीते साल भारत विरोध को प्रचार का हिस्सा बनाकर राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी मुइज़ू ने लगातार भारत को झटका देने वाले और चीन के करीब दिखने वाले फैसले लिए थे। हालांकि बीते कुछ समय में मुइज़ू अपने कदमों से भारत के साथ संबंधों में मधुरता लाने की कोशिश करते दिखे हैं। अब मालदीव में यूपीआई लागू करने को भी उन्होंने हरी झंडी दे दी है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस बात को भी कहा जा रहा है कि क्या मालदीव के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करना ठीक रहेगा। मुइज़ू के भारत दौरे पर जारी किए गए बयान में साझा विकास, व्यापार और आर्थिक साझेदारी, डिजिटल और वित्तीय पहल, ऊर्जा परियोजनाएं, बहुत कुछ शामिल है, लेकिन इसमें सुरक्षा शब्द का जिक्र नहीं था। वैसे मुइज़ू के भारत के दौरे से सुरक्षा पर किसी समझौते की उम्मीद नहीं की जा रही थी। मुइज़ू का ये रुख उनके मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाने के निर्णय के अनुरूप ही था, लेकिन इस साल मार्च में चीन जाते वक्त मुइज़ू के मन में ऐसी कोई हिचकिचाहट नहीं देखने को मिली जैसा उन्होंने भारत के दौरे पर दिखाया है। मुइज़ू ने बीजिंग दौरे पर चीन के साथ एक सुरक्षा समझौता किया था। मालदीव के रक्षा मंत्रालय के अनुसार मालदीव गणराज्य को चीन द्वारा मुफ्त सैन्य सहायता प्रदान करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिली। इस समझौते को लेकर चीन से मालदीव के मुफ्त में गैर घातक सैन्य उपकरण ट्रेनिंग देने की प्रतिबद्धता के अलावा कोई विवरण नहीं दिया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि मुइज़ू ने चीन के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग की प्रकृति के बारे में अपने भारतीय मेजबानों को खुलकर बताया है या नहीं। भारत किसी भी ऐसे समझौते को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है जो इस क्षेत्र और व्यापक हिंद महासागर में बीजिंग की पैठ को मजबूत करता है। भारतीय खुफिया प्रतिष्ठान का मानना है कि चीन और पाकिस्तान के हित एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जहां एक जाता है, दूसरा उसका अनुसरण करते हुए पीछे पीछे जाता है। चीन और पाकिस्तान दोनों का हित भारत को कमजोर करने में है। एक समय था जब इस्लामी कट्टरपंथ ने मालदीव पर अपनी छाया डाली थी। लगभग 3 लाख की आबादी में 150 इस्लामी कट्टरपंथी थी, जिनमें से कुछ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन के तरफ से लड़ाई लड़ी थी। इनमें से कुछ मर गए, कुछ घर लौट आए, जबकि अन्य को वापस जाने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन यह केवल ये रेखांकित करता है कि चाइना और पाकिस्तान प्रेमियों की तादाद वहाँ बहुत बड़ी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और शायद सबसे प्रसिद्ध बैंक हबीब बैंक भी है, जो कई वर्षों से मालदीव की राजधानी में काम कर रहा है। हबीब बैंक का रिकॉर्ड विवादास्पद रहा है। दुबई के खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि हाल ही में अवैध धन हस्तांतरण से निपटाने के लिए बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करने के लिए अमेरिका में इस पर $225 मिलियन का जुर्माना भी लगाया गया। न्यूयॉर्क में प्रतिबंध भी लगाए गए थे। ये सब कुछ जो चल रहा है, उसके देश में इतनी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से अभी माना जा रहा है कि मुइज़ू थोड़ा झुककर भारत से बात कर रहे हैं। बाद बाकी भारत के प्रति नजरिया बहुत अच्छे से बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।